औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन सीएट पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हर हफ्ते हम एक अहम और इम्पॉर्टेंट बीमारी और उसके मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा प्रोग्राम पूरा देखिएगा। ये जो बीमारी जिस पे आज हमारा पैनल डिस्कस करेगा, ये एक ख़तरनाक बीमारी है। जो भी फ़र्द इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है उसके लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। ये कम है लेकिन ख़तरनाक है। आज का जो स्पेशल टॉपिक है हेल्थ स्पेशल में वो है थायराइड। थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी एहतियात क्या हैं, इसका होम्योपैथिक अद्वियात में क्या इलाज है या नहीं है, ये आज मेरा पैनल डिस्कस करेगा। पैनल का तारफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर हुमा चिश्ती हैं, वाइस प्रेसिडेंट सीएट पाकिस्तान है। इनके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल सीएट पाकिस्तान, एंड डॉक्टर सज्जाद काजी साहब, प्रेसिडेंट सीएट पाकिस्तान। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त स्पेशल टीवी के व्यूवर के लिए सर्व किया, वक्त किया, तो हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि हर हफ्ते हम एक अहम बीमारी पर डिस्कस करते हैं, तो आज का टॉपिक है थायराइड। तो थायराइड क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये सबसे पहले डॉक्टर सज्जाद काजी साहब, सर आप इस पर रोशनी डालें कि थायराइड क्यों होता है, कैसे होता है और ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड क्यों नहीं होता? असल में थायराइड ग्लैंड एक कुदरत ने हमें हर इंसान के जिस्म में होता है। ये जो गर्दन की एक मर्दों की एक हड्डी सी नज़र आ रही होती है जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, इसके नीचे बटरफ्लाई की शेप में एक गदूद है जिसको ग्लैंड है, जिसको हम थायराइड कहते हैं। थायराइड अपने साइज़ में 4 to 6 सेंटीमीटर लंबाई में होता है और इसका जो वेट आप कह सकते हैं, इसमें इसके जो आम काम है दो हार्मोन्स सिक्रीट करना, हार्मोन्स का अखराज करना, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो जिस्म की एनर्जी है, ये तमाम इसके सिक्रीशंस पर चलते हैं। अगर ये और दो एम है, एक इसको कहते हैं T4 जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, T3 जिसको थायरो9 इसको T3 कहते हैं। तो ये जब T4 एक्चुअली ये अखराज होते हैं, जब ये सेल्स के अंदर पहुंच जाता है वहाँ ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू T3 में। तो ये इसका एक बुनियादी काम है। अब इसमें जो आपका जो सवाल था कि ये क्यों होता है, ये असल में इसकी जब वो फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, इसके दो इसके अक़साम आ गया जाती हैं जब फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। एक में ये हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, उसमें इसका अखराज ज़्यादा हो जाता है। दूसरा हाइपो होता है, उसमें इसकी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं और इनके नतीजे में फिर मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं। डॉक्टर अकील जावेद साहब, सर इसका फंक्शन क्या होता है थायराइड का? सर फंक्शन जिस तरह डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दें कि दो किस्म के हार्मोन T4 और T3 ये सिक्रेट करता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बता दिया कि थायराइड होता क्या है, किस तरह उसकी सिक्रेशंस काम करती है। अभी मैं डॉक्टर हुमा से हंस रहा था कि ये इन्होंने ये एग्जांपल मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बैटरी नहीं होती कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन या कितना सर्किट कम देना है, कहाँ पे ज़्यादा देना है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये जिस्म की बैटरी वाली सूरत हाल है कि आपका एक मेन सर्किट है, उससे मैनेज करना है कि किस जगह पे एनर्जी लेवल को या उसको हमने कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा होनी है, कहाँ पे कम होनी है। तो इसका फंक्शन एज एन बैटरी आप एक इसको ले सकते हैं, कंट्रोल है इसका
एनर्जी की सर्कुलेशन पे कंट्रोल है, क्योंकि इसी थायराइड का ही मेन फंक्शन है जो आपने बाकी का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ब्लड में जितने भी ये हार्मोन्स की सर्कुलेटिंग, उनकी मॉनिटरिंग समझे कि उनका सुपरिटेंडेंट है, ये है। अकसाम डॉक्टर हुमा यही है T3 T4 या इसकी और भी कोई? डॉक्टर साहब ये तो इसके हार्मोन्स हो गए ना, कि जो थायराइड हार्मोन्स बनाता है वो T3 है, T4 है, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो पिट्यूटरी भी इन्वॉल्व होता है इसमें और वो सिग्नल्स देता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बैटरी की बात की, तो वो सिग्नल्स जनरेट होते रहते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते रहते हैं। तो फंक्शन भी जैसा कि बताया कि उसमें मूड्स का भी स्विंग्स आ जाते हैं, यानी मूड को जनरेट करना, उसको रेगुलेट करना, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो बात आपने टाइप्स की, तो टाइप्स में जो हैं इसकी कोई वो 5-6 टाइप्स हैं, जिनमें मेजरली जो है ना वो 2 टाइप्स हैं जो सभी जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपर में देखिए नाम से ही पता चलता है कि हाइपर है, ज़रा ज़्यादा है, तो यानी उसकी जो हार्मोन्स थायराइड पैदा कर रहा है उसकी मिकदार अगर ज़्यादा है, वो अपनी यानी टू मच सिक्रीट कर रहा है और रिलीज़ होता जा रहा है वो हार्मोन, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसी तरह से जब हाइपो होगा तो वो डेफिनेटली लो को कंसीडर किया जाता है। तो अगर उसकी थायराइड की हार्मोन की मिकदार कम है और वो कम रिलीज़ कर रहा है, जितना बॉडी में होना चाहिए उससे कम है, तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है उसको। इसके अलावा जो है गॉइटर एक प्रॉब्लम है, जहाँ जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो गॉइटर भी हो जाता है और ये भी उसकी एक टाइप में आ जाता है। फिर थायराइड कैंसर भी इसमें आ जाता है और इसके अलावा जो है वो थायराइड लम्प्स बन जाते हैं या नोड्यूल्स कह लें इनको, ये भी एक कंडीशन है जो डेवलप करती टाइप है इसकी। और इसके साथ ही साथ जो है वो हाशिमोटोज़ जो है वो थायराइडिज्म या थायराइडाइटिस कह लीजिए, कि आप कह लें कि थायराइड की इन्फ्लामेशन हो जाना, ये होती तो टेम्प्रेरी बेसिस पे है, विद इन फ्यू वीक्स जो है वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन बाकी जो हैं उनको कंसीडर करना भी पड़ता है और उनका ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। बेसिकली मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं डॉक्टर हुमा के और आपके सवाल में कि बेसिकली ये एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसका एक हिस्सा है। ये एंडोक्राइन निज़ाम की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं और कहाँ किसको मिलना है, टेस्टिस में हो रहे होंगे, ओवरीज में हो रहे होंगे, स्टमक में होते हैं, इसी तरह गुर्दों किडनीज में होते हैं, लीवर में होते हैं। तो वो एक मजमुआ है, उसकी सर्कुलेशन मतलब इस निज़ाम का के फ़राइज़ में शामिल है। वैसे थोड़ा सा फिर पीछे आते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, मेल फीमेल बच्चे, जो कि जल्दी इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं? इसमें सब एज के लोग मुब्तला हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके सवाल है कि क्यों हो जाते हैं, क्या होता है? मैं वो उसी तरफ उस आ तरफ रहा हूं। सबसे पहला सबब मैं ये बताऊंगा, जो बच्चों में होता है बाई बर्थ होता है। सही है, बाई बर्थ होता है, इसमें एज फैक्टर बिल्कुल नहीं है। ये भी होता है कि फीमेल को आफ्टर मेनोपॉज हो जाते हैं, उस वक्त भी हो जाते हैं। एज फैक्टर इसमें काउंट नहीं हो रहा कि कब होगा कब नहीं होगा। इसके काजेज हैं कि ये क्यों होता है। अगर मैं बात करूं कि हाइपर थायराइडिज्म क्यों होता है, तो उसका सबसे पहले काज ये होता है कि ये थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, एक ये वजह होती है उसकी। फिर उसके अलावा मेडिसिन का इस्तेमाल, मुख्तलिफ किस्म उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ज़्यादा एलोपैथी की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं लंबे अरसे तक, और उसके लिखा भी होता है कितने अरसे के बाद उसको इस्तेमाल ना करें, उसके साइड इफ़ेक्ट भी लिखे होते हैं, ये वजह है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर उसके अलावा ये प्रेगनेंसी की वजह से भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन्स ज़्यादा इनका अखराज शुरू हो जाता है। फिर अगर ओवरीज या टेस्टिस में कोई ट्यूमर बन गई है, उस वजह से भी ये सिक्रीशन हार्मोन्स की ज़्यादा होती है। फिर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ग्रोथ हो गई है या थायराइड के अंदर खुद उसमें कोई ग्रोथ है, तो फिर भी इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं। तो इन वजूहात की वजह से ये जिस आदमी में जो भी एज है, अगर जैसे मैंने कहा कि ये बाई बर्थ भी डिफेक्ट होता है उनमें, उस वजह से उनको होते हैं।
मेल फीमेल सब में होते हैं। अलबत्ता औरतों में इसकी रेशो ज़्यादा है मेल की निस्बत, वहाँ ये थायराइड के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, 1 और 6 की रेशो तकरीबन बनती है। 5 to 9% ज़्यादा है यानी मेल की निस्बत। फीमेल। हाँ जी फीमेल। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया। बेसिकली एक आयोडीन की डेफिशिएंसी इसमें मेन जो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, आयोडीन, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों या पिछले सालों में गवर्नमेंट लेवल पे एक मतलब कैंपेन चली थी कि आयोडीन मिलाने नमक इस्तेमाल करें। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी मेन किरदार है। दूसरा इसकी जब डेफिशिएंसी होती है या इसके ऑर्डर में फ़र्क आता है तो बेसिकली ये ऑटो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर भी है बेसिकली, क्योंकि जो हमारा निज़ाम है जिसम में जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ऐसी वेट कोई करेगा, कोई हमला करेगा, कोई नेगेटिव चीज़, तो वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये उसको एज ए ग्रेव लेता है, यानी कि इसको नेगेटिव लेके रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी एक मेन वजह है इसकी। इसके अलावा फिर बहुत सारी वजूहत है। डॉक्टर साहब ने कोई मेडिसिन का बताया, स्पेशली वो मेडिसिन जो माहिर नफ्सियात या साइकेट्रिक आपको रिकमेंड करते हैं, वो भी बहुत किरदार। इसके अलावा कैंसरियस पेशेंट्स जो डॉक्टर साहब एक और इसमें रेडिएशन ये जो लोग लेते हैं, हाँ जी, कैंसर के रेडिएशन केसेस में, थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी इसमें बड़ी नेगेटिव किरदार अदा करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक्सरेज जब होते हैं तो रिकमेंड यही किया जाता है कि डार्क रूम से निकल जाएं जो सेहतमंद बच्चा क्योंकि है। वो भी आयोडीन बेस्ड होते हैं आयोडीन based कुछ होते हैं, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। डाइज। तो ये मैंने सोचा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी, और जी। एक चीज़ इन्होंने मैं जो थोड़ा सा क्लियर करें, डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाइपर में नहीं, ये हाइपो के लिए जितने भी काजेज बता रहे हैं हाँ। ये जिसमें सिक्रीशंस कम होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी का टच तो इन्होंने दे दिया था। प्रेगनेंसी जो है उसमें ज़ाहिर है हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसमें जिस्म को ज़्यादा मिकदार में एक चीज़ चाहिए होती है, शायद वो उस सर्कुलेशन में शामिल नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये इसकी मेन कॉजेज़ है। जी, आप हाइपर में भी कोई इजाफा कर दें। हाइपो तो कर दिया है, हाइपर में ये ऐड कर रहे थे उसमें, लेकिन इसलिए मैंने सुनने वाले नाजरीन को बताया कि वो एक लफ्ज़ स्लिप हो जाता है बताने में कि वो हाइपो की ये काजेज बता रहे थे डॉक्टर साहब, हाइपर के नहीं थे, हाइपो के थे काजेज। इसमें हाइपो का मैं इजाफा ये कर लेता हूँ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बात का तो उसकी कम्युनिकेशंस नॉर्मल नहीं होती, सिग्नल प्रॉपर किसी भी वजह से थायराइड को नहीं जा रहे होते, जिस वजह से फिर वो कम होता है। अगर कोई किसी की सर्जरी हो जाती है थायराइड की, उसकी वजह से भी फिर उसकी सिक्रीशंस कम होती हैं। और फिर ये भी होता है कि एक ल्यूपस कहते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये किसी भी हिस्से पर इसका अटैक हो सकता है, आपके जॉइंट्स पर हो सकता है, स्किन पर हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर हो सकता है, ब्रेन पर हो सकता है, लंग्स पर, हार्ट पर, किडनी पर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसका अटैक हो सकता है। तो ये हाइपो में ये चीज़ आती है जो डॉक्टर साहब इसकी और अलामात इसको ज़रा बताएं कि ज़हरी अलामात जी डॉक्टर साहब, आपके पास जब हाइपर के आते हैं ना पेशेंट, हाइपरथायराइडिज्म अगर होता है, उनका ये है कि वेट लॉस उनको होता है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, प्रोट्रूडिंग होती है, उनकी आइज़ आप देखें बाहर को निकली हुई होती हैं, और इसके अलावा हीट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ये मेजर सिम्टम्स होती हैं जो कि हमें नज़र आती हैं। इसके अलावा जो है हाइपो में अगर आप देखें तो उसमें उसका वेट का फ़र्क आ जाता है, यानी गेन करता है पेशेंट, और इसके अलावा उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये कुछ यानी स्किन उसकी ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सर्दी लगती है जी, हाइपो अगर हो जाए तो फिर, और फिर ये कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ये चीज़ भी होती है। हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेन सी चीज़ें हैं जो कि नज़र आपको आती हैं, और ये यानी आप जब ऑब्जर्वेशन करते हैं आपको नज़र आता है, फिज़िकली आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं। आप तो दूर से भी नजर आ जाता है। हाँ जी, और थायराइड को समटाइम ये होता है कि उतनी चीज़ अभी जैसे कोई नोड्यूल्स या लम्प्स अगर नहीं बने हैं अभी, तो आपको नहीं पता चलता। फिर फर्दर जो है उसको पैल्पेट करके और थ्रू सम स्टेप्स हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। कि जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में उसकी एनाटमी में बताया था कि वो एडम्स एप्पल के नीचे होता है, तो हमारी बिल्कुल गर्दन में जो एडम एप्पल है ये उभरा हुआ हिस्सा उसके नीचे और क्लेविकल के बिल्कुल साथ यानी दरमियान में करके यहाँ पर होता है। और अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना,
तो उसको यहीं से पकड़ लें जहाँ से मैंने आपको बताया, और उस दौरान में क्या करें कि थोड़ा सा ये अपने सर का हिस्सा बैक की तरफ कीजिए, और साथ में अगर पानी पीते हैं, आप ड्रिंक करते हैं पानी को, तो उससे क्या होता है कि स्वेलो जब करेंगे तो वो चीज़ प्रोमिनेंटली जो है ना गर्दन में आपके सामने आ जाएगी। अगर कोई लम्प्स हैं या कोई भी बम्प्स वगैरह बने हुए हैं वो पता चल जाएगा फिर कि थायराइड का कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाती है जब हमने इस चीज़ को यानी डायग्नोज करना है कि वाकई ऐसा कोई प्रॉब्लम है। बाकी सिम्टम्स तो आपके सामने आ जाती हैं जब पेशेंट आता है, और ये मेजर सिम्टम्स होती हैं जो सामने आ जाती है। उसके साथ साथ बेशुमार हैं जो मुंसलिका सिम्टम्स हैं इसकी। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि एक पेशेंट हमारे पास आया है, तो हमने उसकी अलामात ली हैं। कौन कौन सी अलामात उसमें हमें नज़र आएंगी कि क्लियर होता जाएगा कि ये पेशेंट हाइपो में है या हाइपर में चला गया, इसकी इस वक्त कौन सी स्टेज है? जी बिल्कुल जी। एक तो डॉक्टर हुमा ने काफ़ी अलामत पे बात कर ली, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ये हाइपर केस है या हाइपो है। अच्छा, जो या उसकी क्या होंगी कि पेशेंट फील क्या कर रहा होगा? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हाइपर का जो पेशेंट होगा, इसका जो बीपी है वो हाइपर टेंशन का मरीज भी होगा, उसका बीपी शूट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हाइपो होगा, हाइपर थायराइडिज्म का शिकार होगा, तो उसका बीपी लो होगा। अच्छा, हाइपर वाला जो पेशेंट होगा उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, हाइपो के पेशेंट को इवन गर्मी में भी सर्दी लग रही होगी तो वो सर्दी महसूस करता है। दूसरा एक बड़ा इसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग कि जो हाइपो का पेशेंट होगा ना, उसके जो ये पाँव के अंगूठे के नाखून हैं ये मोटे होंगे, लेकिन हाइपो के केस में ये नरम भी होंगे और पतले भी होंगे। फिर जो हाइपर का जो पेशेंट होगा उसमें इसके स्वेलिंग आंखों में होगी, ठीक है। हाइपो के जो पेशेंट होगा उसकी स्वेलिंग उसके चेहरे पे होगी। तो ये वो मोटी मोटी चीज़ें जिसे हम जज कर लेते हैं कि ये हाइपर है या हाइपो है। आप समझते हैं कि होम्योपैथी में अलामात ही होती हैं, और ये एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि वो अलामात को किस तरह लेता है। हाइपर मतलब इसका मसला तो आ गया आपके सामने कि हाइपर है या हाइपो है, उसके बाद फिर होम्योपैथिकली हम इसको हाइपर में स्लीप डिसऑर्डर्स भी काफ़ी होंगे, और इसके अलावा जो हाइपो है उसमें आप वॉइस के हवाले से स्पेशली जो है ना हॉर्सनेस होगी। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, इसमें जो हाइपर का केस होगा उसमें डायरिया होगा पेशेंट को। डॉक्टर साहब बड़ी मज़ेदार काम है। अच्छा, डायरिया होगा, और जो हाइपो का पेशेंट होगा वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा। तो दोनों की मेडिसिन चेंज हो जाएगी, डिफरेंशिएशन आ जाएगी। लेकिन दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में शायद एक ही दवाइयों को लेके चलते हैं, लेकिन होम्योपैथी में दोनों केसेस में दवाइयाँ ही बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी। नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा इसी टॉपिक पे बात करें। इसके बाद नाजरीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। तो ब्रेक से पहले डॉक्टर सज्जाद काजी साहब डिस्कस कर रहे थे इसकी कॉजेज़ पे, तो मैं साथ एक और ऐड करता हूँ कि सर ये बताएं कि कौन कौन से लैब टेस्ट हैं जो हमारे साथ जो मावन होते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि ये पेशेंट हाइपो है, हाइपर थायराइडिज्म का शिकार है। इसमें ज़रा जी, वक्फे से पहले आपका क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट आता है क्लिनिक पर, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, एक आम न्यू कमर जूनियर डॉक्टर के लिए या हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है। तो जब वो बात करेगा तो उससे उसकी अलामात, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी कि मुझे गर्मी बहुत महसूस हो रही है, जबकि बाकी लोग अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनको कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। तो वो फिर उसको गर्म चीज़ें वो भी उसको तंग करती हैं, उससे सुकून उसको नहीं मिलता। एक तो अलामत ही होगी। फिर अभी एक बात चल रही थी कि सर्दी बहुत लगती है। नहीं, उसके पर आता हूँ, एक मिनट ठहर जाए ना, आप मिक्स ना करें, इसलिए मैंने कहा आप क्वेश्चन को मिक्स कर देते हैं। हाइपर की बात पर हैं, नाखून उसके देखेंगे कि नाखून कैसे हैं। अगर ये मोटे हाथ के नाखून, ज़रूरी नहीं है कि पाँव के भी होते हैं स्पेशली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अंगूठे का स्पेशली होता है, नाखून मोटा हो जाता है, लेकिन ये हाथ के भी हो जाते हैं। ये मैं अभी हाइपर की बात कर रहा हूँ। फिर उनके बाल वगैरह भी गिरते हैं। फीमेल है तो उसके पीरियड इरेगुलर होंगे हाइपर में, ये दोनों साइडों पर होते हैं। अच्छा, तो अब दूसरी साइड पर हाइपो की जो बात हो रही है, वो कहते हैं जी कि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, उसकी इतना बड़ा फ़र्क है कि वो आपने कभी, मैंने चलते फिरते कुछ लोगों को सर्दी के मौसम, सारी गर्मी जून में भी देखा है, एक
सड़क पर पैदल चल रहे हैं लेकिन उसने कोट पहना हुआ है, एसी वाले कमरे या एसी वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा, वहाँ भी देखा है कि वो उसने कोट पहना हुआ है या उसको सर्दी महसूस होती है। आईपीओ के पेशेंट का डेफिनेट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होगा। क्यों? कि उसके अंदर वो हीट ही अंदर नहीं पैदा हो रही, जिसकी वजह से उसको उसकी जो खुराक पर डाइजेस्ट हो, फिर उसको वीकनेस दोनों साइडों पर होती है, थकावट उसको महसूस होती है, हाइपर में भी और हाइपो में भी। हाइपो का जो पेशेंट होगा उसके जो मसल्स हैं वो वीक होंगे, क्योंकि वो पूरी तरह जो उसके सेल्स हैं उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, वो कमज़ोर हो गए, उसमें पेन होगा। फिर जो हाइपो का पेशेंट होगा स्पेशली उसके जो शोल्डर और हिप्स बहुत वीक होते हैं, उन पर इतना गोश्त जो नेचुरल एक होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये इसमें अब मैं आ जाता हूँ कि अब टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं उसके लिए एक तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कह लें, ये बहुत ज़रूरी था कि उसके साइज़ का, उसके लोकेशन का, अगर उसके अंदर कोई ग्रोथ हो रही है तो वो पता चल जाए किस साइज़ में है, किस डायरेक्शन में है। इसके अलावा आपने जो ब्लड टेस्ट करवाने हैं उसमें T4 T3 ये होता है, CBC भी करवाया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट करवाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ये टेस्ट करवाए जाते हैं। आमतौर पर मेजर यही है। वैसे TSH के भी जो उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके भी वॉल्यूम को देखते हैं क्या है, वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, वो टेस्ट भी उसका करवाया जाता है। तो जनरली ये तकरीबन टेस्ट होते हैं डायग्नोज करने के लिए। जी, तो डॉक्टर वकील साहब अब आते हैं इस तरफ कि क्या ये थायराइड का मर्ज़ कितना ख़तरनाक है, कि जानलेवा भी होता है या गुजारा चलता है? जिन लोग ये जो पेशेंट होते हैं क्या वो सरवाइव करते हैं? जी डॉक्टर साहब, जिस स्टाइल में आपने पूछा ना उतना ही ख़तरनाक होता है ये बहुत सीवियर, अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। मैं एक बात याद कराऊँ आपको, बहुत पुरानी बात है, आप चश्मदीद गवाह हैं, अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद आ जाएगा। एक बहुत बड़ी एक सियासी शख्सियत थी पाकिस्तान की, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स की एक प्रोग्राम में आई, उसने आके वहाँ पे कहा कि आप लोगों की रिसर्च नहीं है या आप रिसर्च आगे ट्रांसफ़र नहीं करते। जिस डॉक्टर के पास अगर कुछ है तो वो लेके अगले जहान चला जाता है, डिलीवर करके नहीं जाता, तकसीम करके नहीं जाता। और उसने कहा कि मैं पेशेंट हूँ थायराइड का, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी पाकिस्तान की, आप उसमें मौजूद थे। मैं एलोपैथी की फलां टेबलेट जो वो खा रहा हूँ, अभी भी वो उसका मैं नाम नहीं लेता कि वो मैं खा रहा हूँ और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। लेकिन 2 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि आप होम्योपैथी में आएँ और ये दवाई इस्तेमाल करें, इसमें इसका अच्छा इलाज है। कहते मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर कौन सा है, उसने फिर नाम लिया कि फ़लाँ उसमें आया, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, लोगों से भी पूछा, मैं उस फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, उसने अच्छे खासे चार्जेस के बाद मुझसे वसूल किए और मेरा इलाज शुरू किया। 6 महीने के बाद मेरी तमाम अलामात जो थी वो बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई। मजबूरन मैंने उसको ड्रॉप किया, फिर मैंने फिर रिसर्च किया, फिर कभी फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएँ, फिर मैं फ़लाँ के पास गया, फिर मैंने 4 महीने इलाज करवाया, फिर मज़ीद हत्ता कि 4 डॉक्टरों से पास 3-3 4-4 महीने इलाज कराने के बाद मेरी जो मर्ज था वो अगर 30% था तो वो 70% पे चला गया। जब एंड पे होने लगा तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा उसी पे जो मैं कर रहा था ट्रीटमेंट, और आज मैं कर रहा हूँ। इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि आप बाकायदा रिसर्च के बाद होम्योपैथी में ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है वो डॉक्टर नहीं समझ पाए जिनके पास वो गया। होम्योपैथी फेल तो नहीं होती ना, होम्योपैथ फेल हुआ ऐसे ही। तो इसमें भी ज़रा साथ साथ अपनी ये जानलेवा और कितना जानलेवा है, तो क्या दूसरी पैथी में भी इसका ट्रीटमेंट बेहतर है या सिर्फ होम्योपैथी में है?
देखिए डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन तो 100% होम्योपैथी में है। और आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा, याद आपको आ गया जो बिल्कुल मैंने- मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि होम्योपैथी फेल नहीं होती, होम्योपैथ फेल होता है। लेकिन अपने नाज़रीन को मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ़िलॉसफी के मुताबिक जब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है और वो ठीक हो, फ़िलॉसफी के मुताबिक थोड़ी बहुत एग्रीवेशन ज़रूर होती है और वो पॉजिटिव साइन होता है एक होम्योपैथ के लिए। अगर 2-4 दिन के लिए एग्रीवेशन हो जाए तो इसमें घबराने की बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब कि वो मेडिसिन बिल्कुल ठीक बैठी है। हो सकता है कि जिन डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया उनकी कॉम्पिटेंसी का इशू हो, स्किल्स के इशू हो। अदरवाइज तो ये तो होम्योपैथी में तो एक नॉर्मल केस है, मतलब एक एवरेज केस है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। 70% 80% पेशेंट बिल्कुल आते हैं और क्योर होके जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि होम्योपैथी फेल हुए, वहाँ पे डॉक्टर साहब फेल हुए। या हो सकता है कि मेडिसिन जिस तरह बताई गई हो उस तरह ना खाई गई हो, परहेज जो बताया गया वो ना किया गया हो। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर फॉर क्योर वाली पोजीशन है कि परहेज इलाज से बेहतर है। अब आपको कुछ चीज़ें मना है, आप वो खाते जा रहे हैं, उधर से मेडिसिन तो असर नहीं करेगी। तो ये चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ तो बड़ा इलाज है इसमें। और जैसे ही ये सिम्टम्स आएँ, लेबॉर्ट्री टेस्ट के थ्रू आप डायग्नोज्ड हों या सिम्टम के थ्रू डायग्नोज्ड हों, तो फ़ौरन से पहले इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि इसमें जिस तरह पहले बात हुई थी कि ये जिस्म की बैटरी है और इसमें करंट कहाँ पे ज़्यादा छोड़ना है, कहाँ पे कम छोड़ना है, ये इसी ने डिसाइड करना है। तो इसमें अगर ख़राबी होगी तो एक अगर गाड़ी ऐसी है कि जिसकी बैटरी कभी उसको करंट मिल रहा है इंजन को, कभी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्रेशर मिस्टिंग करेगी, मशीनरी पे आएगी और इंजन बैठ जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा और ये बिल्कुल फैटल है और जानलेवा है। डॉक्टर उमा की तरफ आते हैं कि जरा हम इसको खोल रहे हैं, फिर हम जानेंगे अद्वियात की तरफ आएंगे कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात अलामात के मुताबिक इस मर्ज़ में हम दे सकते हैं। उससे पहले मैं आऊँगा, आप ये बताएं कि जो पेशेंट थायराइड के जो कन्फर्म पेशेंट होते हैं, क्या उनके साथ उनको कोई दिल के अर्जे भी हो सकते हैं? इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका काफ़ी ताल्लुक है क्योंकि देखिए हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में दिल जो है वो उसके ऊपर असर तो होता है। वो इसलिए कि देखिए एक में टैकीकार्डिया होता है, एक में ब्रेडीकार्डिया होता है। एक में धड़कन जो है वो बिल्कुल लो होती है, आहिस्ता होती है, और एक में जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये धड़कन का कम और ज़्यादा होना, ये जो है आर्ट्रियल फेब्रिलेशन भी कहते हैं इसको, और एनोरिज्म भी बन जाता है। एरिदमियाज में भी ये कंडीशन आ जाती हैं। तो ये जो एरिदमिया की कंडीशन है ना, ये हार्ट को डिस्टर्ब करती है। कम होना, ज़्यादा होना, फ्लक्चुएंसी, क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, उनकी जो लचक है वो मुतासिर हो जाती है। फिर उसकी वजह से दिल के जो आर्जे हैं ना वो होने लगते हैं। तो ये चीज़ थ्रेटनिंग है। और आपको पता है कि दिल जो है एक वाइटल ऑर्गन है, वो फिर डिस्टर्ब हो तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। उससे फिर दिल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं लाक हो सकते हैं। और फिर ये कि देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जिनका हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका आप अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो हाई होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसका बढ़ना वो दिल के आर्जे की निशानदेही करता है। फिर ये चीज़ जो है वो मुतासिर करती है। इसी तरह से जो है यानी कि मेजर कॉज यही है कि आप देखें कि दिल की धड़कन बहुत मुतासिर होती है इसमें। और ये आयोडीन के इंटेक की जो वजह है कि जैसे कि बात हुई थी कि आयोडीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें उसकी कमी या ज़्यादती प्रॉब्लम करती है। अब सोडियम अगर जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी आयोडीन की फॉर्म में अगर हम सोडियम लेते हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। वो हार्ट का अगर कोई पेशेंट है या उसका हार्ट मुतासिर हो चुका है, गुर्दे भी और गुर्दे भी, तो उन दोनों के लिए ही वो नुकसानदेह है। यानी कि गुर्दे भी मुतासिर होंगे, दिल की तरफ भी चली जाएगी, ये तमाम वाइटल ऑर्गन्स हैं। और फिर इस तरह से जो है ये वाकई जानलेवा भी हो सकता है और तकलीफदेह भी है ये सारा जो प्रोसेस है। यानी कि जो भी ये पेशेंट हैं थायराइड के, उनको अपने साथ साथ केयर करनी चाहिए कि अपने दिल को भी बचाना चाहिए। जी, लिपिड प्रोफाइल उन्हें करवाते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं इसमें, तो क्या कहते हैं ये चीज़ भी जो है ऑस्टियोप्रोसिस का जो प्रॉब्लम है, जो ये भी एक ऐसी तकलीफ़ है जो कि मोरों को भी मुतासिर कर देती, तमाम हड्डियों को मुतासिर करती है। तो ये तकलीफ दे तो है। फिर जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब हाइपो होता है ना, बच्चों की ग्रोथ जो होती है उनकी, अभी मैंने अगला सवाल मेरा अकील साहब के लिए यही होना था कि क्या जो कंफर्म पेशेंट हो जाते हैं थायराइड के, उनकी नशोनुमा भी रुक जाती है या वो चलती रहती है? आप उस पर डालने दिल पे चल रहा था। जी, मैं दोनों पर दिल
पर भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं, इसके अलावा आपकी किडनीज पर भी होते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनमें जब T4 जाता है और वहाँ जाकर ये T3 में कन्वर्ट होकर उसको बूस्ट अप करता है, उसमें एनर्जी पैदा होती है, जितना भी हमारे जो डाइट होती है उसको डाइजेस्ट करने में अगर वो उसकी हीट या वो कम होगी, मैं हीट सादा लफ्ज़ कह रहे हैं, एंजाइम्स में नहीं बोल रहा, अगर कम होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगा। जब ये डॉक्टर मोहम्मद साहिबा बता रही थी दिल के, तो ये अगर प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, वेसल तंग हो जाएंगी, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बसा तो खुद तो ये डेंजरस नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट या इसका इम्पेक्ट दूसरे आर्गन्स पर पड़ता है तो उस सूरत में आपके जो है ना जानलेवा साबित हो सकती हैं। फिर इसी तरह अगर इसका इफ़ेक्ट जब किडनीज पर होता है तो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उस सूरत में ये इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा ये मर्ज साबित डॉक्टर साहब एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जैसे सोडियम के हवाले से मैं बात कर रही थी, दरमियान में बैठे हुए नहीं वो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो मिस हो जाएगा फिर कि वो अगर लो हो जाता है और उसका इंटेक नहीं होता तो कोमा की कंडीशन भी डेवलप कर जाती है। चुप है, जुबन पे नहीं आ रहा, ट्यूबवेल पे तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं दे रहे। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। जी, और कुछ इजाफा करना नहीं है? डॉक्टर साहब मैंने कर दिया है। जी सर, इसमें आप क्या ऐड करेंगे? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल था कि ग्रोथ बच्चों की रुक सकती है, तो जवाब है बिल्कुल रुक सकती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी इसका ताल्लुक है, तो ग्रोथ बिल्कुल इफेक्ट हो सकती है जब एक चीज अच्छा, डिप्रेशन से भी कभी ये डिप्रेशन जी मेन रीजन, मेन सोर्स है डिप्रेशन, स्ट्रेस। और पाकिस्तान जैसे क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम एक फीमेल पेशेंट थी 45 की, तो वो आपके पास ही आई थी। उसके पास वो थी कंफर्म थायराइड की पेशेंट थी, तो बिल्कुल वो स्टेरिलिटी का शिकार थी और उसके बाद डिप्रेशन और ट्रीटमेंट की वजह से कहती मैं यहाँ तक पहुँची। जी बिल्कुल, डिप्रेशन एक मेन कॉज हो सकता है, स्ट्रेस। और पाकिस्तान जैसे मुल्क, इसमें जो पाकिस्तान में जो रेट चल रहे हैं इस पर 5 to 10% इसकी रेशो है, मतलब आउट ऑफ 100 5 से 10% वेरी करता है शहरों में, देहात में। शहरों में ये परसेंटेज 7, 8, 10 तक जाती है, और दही इलाकों में चूँकि डिप्रेशन ज़रा कम होगी, स्ट्रेस कम होगी, तो वो 5-6% तक वेरी कर रही है। तो बिल्कुल डिप्रेशन और स्ट्रेस इसकी एक मेन कॉज है, बिल्कुल है। चूँकि डिप्रेशन कॉज करता है आपके तमाम हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है एकदम ही, तो वो एक कॉज बन सकती है। जी, इसकी मेन और क्या वजूहत हो सकती है थायराइड? डॉक्टर साहब अगर पिट्यूटरी जो है उसमें कोई डिसऑर्डर आ गया तो भी वजह हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई इंजरी हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो, तब भी हो सकता है। थायराइड के जो है वो डिसऑर्डर्स यानी किसी भी किस्म के अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है थायराइड के यानी अप एंड डाउन जो हार्मोन्स का, उसकी वजह से, आयोडीन के कमी और ज़्यादती की वजह से, क्योंकि वो रेगुलेट नहीं अगर सही तौर पे हो रही तो उसकी वजह भी हो जाती है। तो ये वजूहात जो हैं होती हैं। डॉक्टर काई साहब, और इसकी कोई आम सी वजूहात जिसके राह जाते लोग भी शिकार हो जाते हो? नहीं, राह जाते हुए तो शिकार नहीं होंगे, इसमें जेनेटिक भी होता है। ये देखे ना कि ये तो तकेरल ही हो गया ना जेनेटिक। फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है ना, ये लेकिन ना चाहते हुए भी आप हो गए ना। आप हो गए, ये भी होते हैं। फिर जो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जो हमारा, वो भी इसके वजूहात में से एक वजह है। फिर नहीं, कैसा लाइफस्टाइल? मसलन जो सुस्त, मतलब नेक्स्ट ओवर ईटिंग कर ली, तो यहाँ से बाहर अपने कॉरिडोर तक गया, गाड़ी में बैठ गया, वहाँ चला गया, तो ऑफिस में बैठ गया, आकर फिर बेड पर बैठ गया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे किसी। अच्छा, दवाइयाँ कौन कौन सी आप इसमें देंगे? टाइम कम है मेरे पास। दवाइयाँ जी सबसे 2 तो मस्ट होती है ना, बाकी इलामात पर होगी। एक तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरे 20-25 में से सिर्फ एक ठीक नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब अल्लाह ने करम के ठीक हुए। ट्यूबरक्लोसिस 1 हर माह 1 डोज उसकी देनी है, और थायरॉक्सिन वो उनको ये तो ज़रूर देनी है। बाकी सिम्टम के मुताबिक अगर बच्चे की ग्रोथ का मसला है तो उसको ब्राइटा कार्ब दे देंगे। अगर एक पेशेंट आता है जी कि उसका वजन कम हो गया है, खाता पीता बहुत अच्छा है, लेकिन आयोडीन आपके तजर्बे में नहीं रहे?
मुझे बात करने तो मैं वही बताने लगा ना, ये उसी की तो दवाई है ना। जब वज़न कम होगा खाने पीने के बावजूद तो फिर आयोडीन कह लें या आयोडीन वो उसको देंगे हम, ये उसके एक बेहतर सिम्टम है। उसके साथ उसको गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है और गर्मी भी, गर्म चीज़ें उसको अच्छी भी नहीं लगती, उसमें गर्मी ज़्यादा महसूस करता है। आयोडीन होगी। अगर उसका ब्लड प्रेशर है, शर्त है कि साथ उसका हाइपरथायराइडिज्म है तो लाइकोपस मेडिसिन 30 में दें, बेहतरीन है उसके लिए। फिर इसी लेक्सस भी तरह अच्छा काम करेगी, लेक्सस भी बहुत अच्छा काम करेगी। हॉट फ्लैशेस अगर आ रहे हैं और उसको हाइपरटेंशन भी है तो वहाँ पर ये भी बहुत अच्छा काम करेगी। सर वेट गेन है तो कलकेरिया काव अच्छा काम करेगी। नेट्रम म्योर चूँकि सोडियम बेस्ड मेडिसिन है बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है। और जो टॉप मेडिसिन है थायरोडीनम वो बेहतरीन मेडिसिन मेरे हिसाब से तो पहली मेडिसिन वो बनती है। और आयोडीन बिल्कुल बेहतरीन मेडिसिन है। यानी कि किस्सा मकसद के होम्योपैथी में मायूसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नहीं है जी। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, थायराइड, उसकी वजूहात और इलाज बजरिया होम्योपैथिक अद्वियात। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पैनल ने बड़ी तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली। आप या आपका कोई अज़ीज़ खुदा न खास्ता अगर इस मर्ज़ में मुब्तला है तो यकीनन आपने परेशान नहीं होना। ख़तरनाक तो है लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, उनसे रजू कीजिएगा, उनसे रब्ता कीजिएगा तो इंशाअल्लाह होम्योपैथी आपको मायूस नहीं होने देगी। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।